नेक्स्ट इसी में हम लोग जब एयरपोर्ट डिज़ाइन की बात करते हैं तो एयरपोर्ट डिज़ाइन के लिए कुछ बेसिक पैरामीटर्स हैं जो कि हम लोग ध्यान रखना होगा बेसिक रनवे लेंथ के लिए। तो उनमें इस तरीके से है कि हम लोग फिजिक्स के 3 कंसेप्ट की ज़रूरत है। पहले उनको एक बार रिकॉल कर लेते हैं कैसे रिलेट हुए, फिर उसके बाद में हम लोग चैप्टर को आगे डिटेल में जाते हैं। ठीक है, आप इस तरह समझना कि अर्थ के स्फेरिकल शेप के लिए, जो ऑलमोस्ट स्फेरिकल है, इस शेप के ऊपर कोई भी पार्टिकल को जो अट्रैक्ट किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से है। और ग्रेविटेशनल फोर्सेस एप्लीकेबल तब होगा तब जब उसमें मास ऑफ द बॉडी ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा। ठीक है, तो जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो होती हैं या फिर जो हमारे पास में पूरा अर्थ है, अर्थ के पास में जितने भी जो एयर पार्टिकल्स हैं उन एयर पार्टिकल्स के अंदर भी मॉइस्चर कंटेंट होता है। मॉइस्चर कंटेंट के चलते उसका वेट बढ़ जाता है। वेट होने के बाद में जितना वेट होगा उतना ही वो सरफेस के नज़दीक आएंगे। एक बार नियरर सरफेस का जो एरिया अगर वो पूरी तरह से ऑक्यूपाई हो चुका होगा, उसके बाद में जिन नंबर ऑफ पार्टिकल जब फर्स्ट लेयर के सेकंड लेयर में जब जाएंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल कुछ हद तक कम हो जाएंगे। उसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर वेट ज़्यादा है तो नीचे आएंगे। जब वो सरफेस पूरी तरह से फिल हो जाएगी उसके बाद में जिनकी डेंसिटी कम है, जिसमें वेट कम है, वो सेकंड लेयर में आएंगे। फिर जिनकी डेंसिटी कम होगी वो थर्ड में, फिर फोर्थ में, इस तरह से। तब उससे एक लाइन जो है वो हमें इस तरह से बनेगी कि अर्थ के सरफेस के पास में डेंसिटी ज़्यादा है, और जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे हायर एल्टीट्यूड पे अगर हम लोग जाएंगे तो उस केस के अंदर जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। ऑक्सीजन भी एयर डेंसिटी का ही पार्ट है, तो ऑक्सीजन में भी रिडक्शन होता हुआ हमें दिखाई देगा। तो दो कंसेप्ट अभी तक प्रिपेयर हुए वो ये, बाय इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड लेवल डेफिनेटली देयर विल बी रिडक्शन इन द एयर डेंसिटी एंड ऑक्सीजन डेंसिटी। इसके बाद में आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर के इफेक्ट को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि टेम्परेचर का इफेक्ट जब भी कभी सरफेस पे मिलेगा तो वो एक्यूमुलेटिव इफेक्ट है। आप इस तरीके से समझना उसको कि जैसे हम लोग सन से कोई सन रेज होंगी तो अर्थ पर वो सभी जगह पर वो ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करते आते हैं। लेकिन जैसे एक हिली एरिया हो गया और ग्राउंड हो गया, मानते हैं दोनों के बीच में कुछ किलोमीटर का या कुछ मीटर का डिफरेंस जरूर होगा, वो आपके और हमारे लिए है। लेकिन सन रेज जिस डिस्टेंस को ट्रेवल करके आ रहे हैं उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में हिली एरिया और ग्राउंड एरिया, उनके बीच का डिफरेंस वो नेग्लिजिबल है। और नेग्लिजिबल है तो दोनों पे ही वो इंटेंसिटी या सन रेज का जो इफेक्ट है वो सेम होगा। और अगर सन रेज का इफेक्ट सेम है लेकिन वहां पर अब रह जाएगा एक्यूमुलेशन। अब जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स उन सन रेज को एब्जॉर्ब करेंगे उसके चलते टेम्परेचर उतना ही ज्यादा है, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो गए तो उसके चलते टेम्परेचर कम होगा। आप इस लाइन को ऐसे समझ लो, एक हो गया ग्राउंड एरिया और है हिली एरिया। दोनों पे सनरेज आए, ग्राउंड एरिया पे लेट्स से 10,000 पार्टिकल्स हैं जो कि सनरेज को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। हिली एरिया में वो पार्टिकल कम हो जाएंगे। टॉप पे देखेंगे तो लेट्स से ओनली 10 पार्टिकल्स हैं जो कि वहां पर उस सनरेज को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो जब दोनों जगह का कंपैरिजन किया जाएगा तो हिली एरिया में जो टेम्परेचर होगा एज कंपेयर टू ग्राउंड एरिया वो डेफिनेटली कम होगा। तो उससे बस हम लोग एक लाइन ये उठा सकते हैं कि ग्राउंड लेवल से अगर ऊपर जाएंगे या हायर एल्टीट्यूड पे अगर हम लोग जाएंगे तो डेफिनेटली उस केस में टेम्परेचर में भी रिडक्शन होगा। तो ये तीन लाइन है जो हमें याद होना चाहिए। फर्स्ट, बाय इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड लेवल देयर विल बी रिडक्शन इन द एयर डेंसिटी, ऑक्सीजन डेंसिटी एंड टेम्परेचर रिडक्शन। वो भी तीनों में होता हुआ हमें दिखाई देगा। अब इन सबको ही हम लोग क्लब करते हैं और एयरक्राफ्ट के लिए चेक करते हैं। तो अभी इसमें जब हम लोग चेक करेंगे तो इस तरीके से आपके पास में तीन स्टेटमेंट है, वो मैं रिवाइज कर देता हूँ ताकि हम आगे कैरी करें। वो ये, nearer to Earth's surface, all the air particles are going to be accumulated near. Reason for that, the weight of the air particle is higher. That's why the particles are going to be attracted by the gravitational force. Once the total area is going to be filled by the air particles, then after the second layer of the particle is going to be formed. Definitely the density of the particle is higher. Those particles will be placed nearer to the Earth's surface. Then after the less density particles will be placed above those previous particles, and later on we can say that by increasing the altitude level there will be reduction in the number of particles, and oxygen is a part of the air density. Hence we can also say that by increasing altitude level there will be reduction in the oxygen density. And the same is the in the same way we can say that one more sentence,
Temperature effect is going to be generated on the basis of accumulation. So in a ground area, all the particles which are going to absorb the sun rays are going to be higher as compared to the hilly area. All the distance traveled by the sun rays is almost same for the hilly area and ground surface, but the only difference is going to be generated on the basis of accumulation. On the hilly area, the number of particles are less to absorb the sun rays particles, and on the ground surface the number of particles are going to absorb the higher number of more number of sun rays. So that's why the higher temperature will be available or will be generated on the ground surface as compared to the hilly area. Hence we can say these three statements: by increasing altitude level there will be definitely reduction in the air density, oxygen density and temperature. अब इसके बाद इस तरीके से समझना कि जब हम लोग जो स्टैंडर्डाइजेशन करना है, डेफिनेटली वो स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें कि वो ऑल ओवर द वर्ल्ड वैलिड होता हुआ हम लोगों को दिखाई देता हुआ जाएगा, और उन्हीं को हम लोग किस तरह से कैरी करेंगे तो आप उनको ऐसे समझना। सबसे पहले हम लोग जैसे ग्राउंड सरफेस की बात करते हैं, सॉरी हम लोग एक ऐसे लेवल की बात करते हैं कि वहाँ पर एयर डेंसिटी सेम होता हुआ दिखाए। अब थ्रू आउट द वर्ल्ड कुछ कंट्रीज का लेवल हायर है, जैसे नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल एज कम्पेयर टू इंडिया एक हायर एल्टीट्यूड के ऊपर प्लेस्ड है। तो जब वहाँ एल्टीट्यूड ज़्यादा है, यहाँ कम है, और जो कोई रूल बनेगा एयरक्राफ्ट का वो दोनों के लिए सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों में जो इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, तो उसको समझने के लिए हम लोग ये कह सकते हैं कि जब इंटरनेशनल बॉडी जिन्होंने सारे रूल्स को जो डिफाइन किया था, उन्होंने एक लाइन और कही थी। उन्होंने इस तरह से कहा कि भाई वो सभी के लिए वैलिड होना चाहिए। तो एक ऐसा लेवल जिसपे हम ये अज्यूम कर सकें, जिस लेवल को पूरे सारे कंट्रीज एक्सेप्ट कर सके, वो लेवल सिर्फ एक ही है और वो है हमारे लिए मीन सी लेवल। तो इसी से स्टेटमेंट ये बनता है कि एयरपोर्ट एल्टीट्यूड इज एट मीन सी लेवल, या फिर एयरपोर्ट जो है वो सी लेवल पर होना चाहिए। दूसरा, एयरक्राफ्ट की अगर जब एयरपोर्ट की जब बात करते हैं तो उस केस के अंदर जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर के लिए हम लोगों को एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर होना चाहिए। स्टैंडर्ड टेम्परेचर इस बेसिस पे होगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पे। अब जैसे हम लोग इक्वेटर के नज़दीक देखेंगे तो नंबर ऑफ वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, जब नॉर्थ पोल या साउथ पोल में देखेंगे तो टेम्परेचर कम मिलता है। लेकिन हम लोग हमारी कैलकुलेशन के लिए एक पॉजिटिव, क्योंकि जो मैक्सिमम एक्यूमुलेशन है पॉपुलेशन का वो भी नियर टू इक्वेटर लाइन है, तो हम लोग वहाँ से एक लाइन ये भी बोल सकते हैं कि भाई कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो कोई पॉजिटिव वैल्यू रह गई होगी। तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पे जिस टेम्परेचर को, पॉजिटिव टेम्परेचर को हम लोग कैलकुलेशन के अंदर कंसिडर करते हैं, वो टेम्परेचर रह गया 15 डिग्री सेल्सियस। तो सेकंड स्टेटमेंट, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज 15 डिग्री सेल्सियस। थर्ड स्टेटमेंट इज कि जब भी किसी सरफेस की बात करते हैं तो जहां हम लोगों को रनवे बनाना है तो हम चाहते हैं कि वो एक लेवल सरफेस होना चाहिए। लेकिन जब बात करेंगे हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ की, तो उसमें हमारे पास में या तो हो सकता है ग्रेडियंट होगा या फिर हमारे पास अंडुलेटिंग सर्फेसेस होंगी। तो दोनों में से हम लोग अंडुलेटिंग सर्फेसेस होंगी तो विद द हेल्प ऑफ कॉम्पैक्शन थ्योरी वी कैन प्रोवाइड एज अ लेवल सरफेस। बट द ओनली प्रॉब्लम इज इन केस ऑफ द ग्रेडियंट कंडीशंस और हिली एरिया we have to accept that gradient concept also. So हम लोग हमारे स्टैंडर्ड जब रिजल्ट को डिफाइन कर रहे हैं तो उसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई हमारे पास में तो एक लेवल सरफेस है, बट इफ देयर इज एन हिली एरिया तो डेफिनेटली हम लोग उसके लिए करेक्शंस अप्लाई करेंगे। तो थर्ड स्टेटमेंट, रनवे शुड बी लेवल्ड इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। फोर्थ, जब भी हम लोग एयरक्राफ्ट्स की बात करते हैं तो एयरक्राफ्ट्स का लोड है जो कि रनवे के ऊपर आने वाला है। अब उस लोड की अगर बात करें तो लोड हमारे पास में तीन केस हो सकते हैं, either the aircraft is fully filled, fully empty or average. So whenever we are going to design the runway should be able to resist the total load applied by the aircraft, and that load is nothing but as the total fully filled load. That value should be considered. Hence we can say that at the designing of the airports or runway should be capable of resisting as a full intensity load applied by the aircraft. So the fourth statement is aircraft इज फुल्ली लोडेड, जो हम लोग वहां पे लोड को अप्लाई करता जाएगा। फिफ्थ, जब हम लोग देखेंगे तो विंड फोर्स के लिए अभी तक हमारे पास में कंडीशन ये थी कि हम लोग जो भी रनवे के लिए चेक कर रहे थे तो लैंडिंग एंड टेक ऑफ ऑपरेशंस आर ऑलवेज कंसिडर अपोजिट टू द विंड डायरेक्शन, सो दैट द रनवे लेंथ रिक्वायरमेंट विल बी लेस, एंड इफ इट इज गोइंग टू बी अलोंग देन रनवे लेंथ रिक्वायरमेंट विल बी मोर। बट the second statement can also be converted into a opposite. Reason for that कि let's say this is runway, dominating wind direction ऐसा है तो लैंडिंग एंड टेक ऑफ को इस तरह से परफॉर्म किए जाएंगे, बट एट द सेम टाइम लेट्स से द विंड डायरेक्शन इस तरह से है, ठीक है,
ये अगर विंड डायरेक्शन होगा तो लैंडिंग और टेक ऑफ इस डायरेक्शन में तो अलोंग द विंड डायरेक्शन होगा, लेकिन एयरक्राफ्ट का कंट्रोल तो हमारे हाथ में है ना, विंड डायरेक्शन नहीं है तो विंड डायरेक्शन ऐसे रहने दो, एयरक्राफ्ट यहाँ से लेके आ जाओ, इस तरह से देखोगे तो वो भी अपोजिट हो जाएगा। लेकिन एक कंडीशन है जिसमें हम लोग ये बोल सकते हैं द मैक्सिमम लेंथ ऑफ रनवे दैट कैन बी ऑब्टेन, या जो हमें ऑब्टेन होता हुआ दिखाई देगा, और वो तब है जब विंड स्पीड क्या हो, जीरो। क्योंकि विंड स्पीड अगर जीरो होगी तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ रनवे है जो हमें ऑब्टेन होगा। तो ये 5 स्टेटमेंट मिले। फर्स्ट, एयरपोर्ट इज प्लेस्ड एट अ, एयरपोर्ट शुड बी लोकेटेड एट सी लेवल। दूसरा हो गया स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज 15 डिग्री सेल्सियस। रनवे शुड बी लेवल्ड इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। एयरक्राफ्ट इज फुली लोडेड, या फिर जो हमारे लिए विंड स्पीड है दैट शुड बी जीरो। आफ्टर सेटिस्फाइंग दीज 5 स्टेटमेंट, दैट लेंथ ऑफ रनवे विच इज कॉल्ड एज अ बेसिक रनवे लेंथ, ये उसकी रिक्वायरमेंट थी जो कि वहां पर होना चाहिए, ये स्टेटमेंट। Airport is at mean sea level. Temperature at airport is standard 15 degree Celsius. Runway is leveled in the longitudinal direction. Aircraft is loaded through its full loading capacity. Speed of wind should be zero on the runway. ठीक है, ये 5 स्टेटमेंट वो इस तरह से रिक्वायरमेंट ऑफ बेसिक रनवे लेंथ। फर्स्ट वन इज airport is at mean sea level, temperature at airport is standard 15 degrees Celsius, runway is leveled in the longitudinal direction, aircraft is loaded through its full loading capacity, ठीक है, स्पीड ऑफ विंड शुड बी जीरो। ये हमारे पास में कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनके बेसिस पे जो लेंथ ऑफ रनवे हमें मिलने वाला है उसे हम लोग बोलेंगे बेसिक रनवे लेंथ। ठीक है, अब ये जो 5 स्टेटमेंट्स हैं इन सब में से ये जो लास्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड लास्ट, ये दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर फर्दर किसी भी टाइप का कोई भी मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो एक्चुअली में जो मॉडिफिकेशन पॉसिबल है वो सिर्फ और सिर्फ यही 3 में होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इनमें ही देखो, एयरपोर्ट को हम लोगों ने मीन सी लेवल पे अज्यूम किया हुआ है, इतना हमें पता है कि कोई भी एयरपोर्ट कभी भी मीन सी लेवल पे नहीं हो सकता है। तो डेफिनेटली जो पहला करेक्शन लगेगा वो होगा करेक्शन फॉर एलिवेशन। ठीक है, इसके बाद में जैसे ही हम लोग टेम्परेचर की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज अज्यूम्ड एज अ 15 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ये तो हमारा अजम्पशन है ना। लेकिन जैसे ही हम लोग बात करेंगे हायर एल्टीट्यूड के ऊपर तो टेम्परेचर में भी रिडक्शन आएगा, उसके बाद में लोकल बॉडीज की भी कंडीशंस होंगी। तो सेकंड करेक्शन इज करेक्शन फॉर टेम्परेचर। थर्ड स्टेटमेंट हम लोगों ने ये अज्यूम किया है कि एयरक्राफ्ट के लिए जब भी हम लोग रनवे देंगे वो लेवल्ड होना चाहिए। ठीक है,
लेकिन अगर सपोज कोई हिली एरिया आ गया तो उसके चलते भी एक करेक्शन अप्लाई होगा, एंड दैट इज करेक्शन फॉर ग्रेडियंट। इस चैप्टर में हमारे पास में रनवे के लिए यही 3 पॉइंट्स हैं, इन तीनों पॉइंट्स को हम लोग कवर करेंगे। तो उसमें हो गया करेक्शन फॉर एलिवेशन, करेक्शन फॉर टेम्परेचर एंड करेक्शन फॉर ग्रेडियंट, तीनों को क्लब करेंगे और उन्हीं के साथ हमारे पास में ये टॉपिक रह जाएगा। ठीक है, उन्हीं को चेक करते हैं आगे। ठीक है, अब इसी में जो ये हमारे पास में तीनों करेक्शंस हैं, इसमें पहला हो गया करेक्शन फॉर एलिवेशन। तो इन तीनों को ही मैं एक एग्जांपल के साथ में हम लोग रिलेट करते हैं। ठीक है, हम लोग दोनों ही चीज़ें वहाँ पे पहले कंसेप्ट भी डिस्कस कर लेंगे और साथ में मैं उसके नोट भी करवाता चलूँगा। तो हर एक चीज़ को पहले उसमें कंसेप्ट वाइज पहले सीखते चलो, फिर उसको कैरी करते हैं। तो फर्स्ट हो गया करेक्शन फॉर एलिवेशन। इसके लिए हम लोग जो एग्जाम्पल लेते हैं वो इस तरीके से कि बेसिक रनवे लेंथ जो गिवन है वो हो गया 1600 मीटर, 1620 मीटर। एलिवेशन ऑफ एयरपोर्ट साइट इज गिवन एज अ 270 मीटर। ठीक है, अब आप इसको इस तरीके से देखना, हम लोग मैं एग्जांपल के साथ ही इसको रिलेट कराता हूँ। सबसे पहले इस तरीके से समझो कि एट मीन सी लेवल एयर डेंसिटी इज सफिशिएंटली अवेलेबल, ऑक्सीजन इज सफिशिएंटली अवेलेबल। ठीक है, अब आप ऐसे समझो कि अगर हम लोग हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो उस केस के अंदर ऑक्सीजन डेंसिटी में कमी आती है। ऑक्सीजन डेंसिटी में कमी आने से नुकसान क्या है कि उस केस के अंदर एयरक्राफ्ट्स को लिफ्ट होने के लिए, या यूं कहो कि एयरक्राफ्ट को लिफ्ट होने के लिए एनर्जी की जरूरत है। एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए फ्यूल कंबंशन प्रॉपर्ली तरीके से होना चाहिए, और फ्यूल का कंबंशन प्रोसेस अगर प्रॉपर्ली करना है तो ऑक्सीजन अगर नहीं मिलेगी तो उस केस में वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। प्रोसेस कंप्लीट होगा नहीं, एनर्जी जनरेट होगी नहीं, डिस्टेंस भी उतनी ही ट्रेवल करेगा, लेकिन उस केस में वो टेक ऑफ ऑपरेशंस वहां पर हो पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इस चीज को मैं सिंपल वे में समझाता हूँ एक एग्जांपल के साथ में। तो आप ऐसे समझना कि जैसे लेह लद्दाख के बारे में हम लोग बोलते हैं, तो वहां पर हम लोग जैसे स्मॉलर सीसी का कोई इंजन की बाइक होती है तो वो नहीं जा पाती है। ठीक है, और उसके पीछे का रीजन सिर्फ इतना सा होता है कि वहां पर हम लोग ये बोल देते हैं भाई बिगर सीसी के चले जाएंगे, तो उसमें ये बोला जाता है कि भाई वहां पर आसानी से बड़ा इंजन जितना है वो इंजन नहीं, वो सिर्फ इस बात के लिए होता है कि जितना बिगर इंजन होगा उतना ही उसके अंदर ऑक्सीजन को बाहर से इनटेक लेने की कैपेसिटी है। जितना हायर कैपेसिटी होगा उतना ही वो ऑक्सीजन आउटसाइड से लेगा, उसका पूरा का पूरा ऑक्सीजन अगर सफिशिएंटली मिलेगी तो फ्यूल कंबशन प्रॉपर तरीके से होगा और एनर्जी का एक्सट्रैक्शन भी प्रॉपर्ली हो पाएगा। सेम यही लॉजिक अगर समझ में आए तो हम लोग ये कह सकते हैं कि किन्हीं किन्हीं जगह पर जो बाइक्स होती है जैसे बुलेट वगैरह होते हैं, वो भी एक हाइट पे जाते हैं और उसके बाद में उनका रुकना वहां पे पॉसिबल हो नहीं पाता। तो सॉरी, वहां पे उनका चलना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ऐसे कंडीशंस के अंदर हम लोग यही कहते हैं कि अगर सपोज ऑक्सीजन बूस्टर हम लोगों ने दे दिया हो तो नॉर्मल बाइक्स भी आसानी से वहां पर जा सकती है। अब यही एक लाइन है, इसी को हम लोग रिलेट करते हैं कि सपोज जब एयरक्राफ्ट्स के लिए हम लोग हायर एल्टीट्यूड पे अगर जाते हैं, डिजाइन तो किया गया था मीन सी लेवल के लिए, हायर एल्टीट्यूड पे गए तो ऑक्सीजन में रिडक्शन होगा। ऑक्सीजन में रिडक्शन होने पर वेट वही है, लेंथ वही है, साइज वगैरह सब कुछ वही है, लेकिन वो जिस डिस्टेंस को वो ट्रेवल करेगा उस डिस्टेंस में जितना थ्रस्ट के लिए स्पीड जो चाहिए थी वो स्पीड अब उसे मिल ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो तो स्पीड तो उसे तब मिलेगा तब जब वो वहां पर सफिशिएंटली एक हायर
जब इंजन पूरी तरह से रन करेगा, और जब इंजन ही पूरा एफिशिएंटली रन नहीं कर रहा है तो उस केस में वो एनर्जी जनरेट होने के चांस ही नहीं। इन सब रीजंस के चलते हम लोग ये कह सकते हैं कि एयरक्राफ्ट्स को अगर वहां पर उसी स्पीड के साथ में मूव करना है, तो हम लोगों को वहां पर मूव करने के लिए अब जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने पर अब जो स्पीड होगी वो स्पीड शायद कम हो जाएगी। लेट्स से हम हमारे डिस्कशन के लिए कह देते हैं कि 200 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट, आफ्टर विच द एयरक्राफ्ट इज गोइंग टू गेट द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द थ्रस्ट फॉर द टेक ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, बट लेट्स से 1620 ये यहाँ से रनवे स्टार्ट हुआ, इतनी डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, देन आफ्टर द टेक ऑफ ऑपरेशंस विल बी एप्लीकेबल। ठीक है, या बनता हुआ दिखाई देगा। तो 1620 मीटर डिस्टेंस को तो ट्रेवल किया एट हायर एल्टीट्यूड पे 270 मीटर हाइट पे, लेकिन इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के बाद में अब जो स्पीड होगी वो डेफिनेटली 200 किलोमीटर पर आवर से क्या हो गई, कम हुई। और जब वो स्पीड अगर कम होगी तो उसमें थ्रस्ट तो मिलेगा नहीं, और थ्रस्ट नहीं होगा तो एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर नहीं पाएगा। तो उस केस में उस थ्रस्ट को प्रॉपर्ली जनरेट करने के लिए फिर क्या करना होगा, थ्रस्ट उसको तभी मिलेगा जितना ज्यादा रन करता जाएगा उतना थ्रस्ट मिलता जाएगा। तो अब वो क्या करेगा, कुछ और डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा, जैसे ही एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा उस केस में आसानी से फिर वो टेक ऑफ होता हुआ हमें दिखाई देगा। तो हम लोग बस ये कहते हैं कि एयरक्राफ्ट कुछ और डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और जहां डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी होगी उतना ही वो हमारे पास में करेक्शन बनता हुआ जाएगा। ठीक है, अब इस लाइन को ऐसे रिलेट करते हैं कि जितना हायर एल्टीट्यूड पे अगर हम लोग जाएंगे उतना ही ज्यादा, जितना हायर एल्टीट्यूड पे जाएंगे उतना ही ऑक्सीजन कमी हो चुकी होगी। ऑक्सीजन कमी होगी तो उस केस में उसको उसी 200 किलोमीटर पर आवर पे अगर जाना है तो डेफिनेटली उस केस में लेंथ ऑफ रनवे की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी। तो इन शॉर्ट ये एक वेरिएबल पैरामीटर्स बनेगा। ये सारे पैरामीटर्स जब क्लब हुए तो एक करेक्शन इस तरीके से बनाया गया। फर्स्ट, करेक्शन फॉर एलिवेशन। इसमें आईसीओ की गाइडलाइंस ये, runway length should be increased by 7% for per 300 meter rise in elevation। ठीक है, 7% का इंक्रीमेंट तब देना है तब जब 300 मीटर का इंक्रीमेंट, 300 मीटर हाइट में इंक्रीमेंट हो। हमारे पास में जो हाइट है वो 270 मीटर है, तो बेसिकली इसका कोई फ्रैक्शन है जो हमें मिलेगा वहां पर। अगर सपोज 600 होता, 1200 होता, तो ये 14 टाइम्स या फिर 14% या और भी ज्यादा परसेंटेज के साथ में हमें दिखाई देता। ठीक है, मैं टॉपिक समराइज करता हूं वो इस तरह से, whenever a body is placed in a ground condition, sufficient amount of the oxygen is going to be available, but at the same time on the higher altitude level there will be reduction in the oxygen density, and due to which there will be if the sufficient amount of the oxygen is not going to be available, then it might be possible the proper fuel combustion process will not occur, hence the sufficient amount of the energy will not be able to generate, and if the energy is not going to be generated, so the speed of the aircraft or the body is going to be speed of the aircraft is going to be reduced. Same thing is going to be considered. Now what will happen there, 1620 meter is the basic runway length, and by increasing the altitude level by 270 meter, definitely there will be some amount of the reduction in the oxygen density, and at the higher altitude level if there is a reduction in the oxygen density, so and for our discussion purpose, let's say we have assumed 200 kilometer per hour is the speed of the aircraft at which the aircraft is going to get the sufficient amount of the thrust for the takeoff operation purpose. So let's say by increasing the altitude level up to 270 meter, definitely some oxygen reduction, oxygen density reduction will be there. So it might be possible that the aircraft will not be able to get the sufficient speed after traveling 1620 meter. So what should be the remedy for that? By increasing the length of runway by some meter, it might be possible. If the aircraft is going to travel some more distance, then definitely the speed of the aircraft is going to be increased, and that is the concept behind to make the parameters in this manner. So the ICAO guideline says the runway length should be increased by 7% per 300 meter
rise in elevation above mean sea level. In the given question, the elevation difference is 270 meter. So we are going to get as a fraction of this 7%. So after multiplying that value is 102.06 meter, and the corrected runway length is 1722.06 meter. ICAO recommend that runway length the basic runway length should be increased by 7% per 300 meter rise in elevation above mean sea level. ठीक है. Guideline says correction for elevation. ICAO recommends that the basic runway length should be increased by 7% per 300 meter rise in elevation above mean sea level. Right? Correction for elevation. Right? अब इसी में नेक्स्ट कंसेप्ट इस तरीके से स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर वी हैव कंसिडर एज अ 15 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. तो अब इस तरीके से देखना, by increasing the altitude level definitely there will be reduction in the standard atmospheric temperature. तो उसके लिए स्टेटमेंट इस तरीके से, चेंज इन स्टैंडर्ड टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस माइनस into change in elevation above mean sea level. ठीक है. फॉर्मूला है 15 डिग्री सेल्सियस माइनस 0.0065 इंटू चेंज इन एलिवेशन अबव मीन सी लेवल. ये फॉर्मूला इस तरीके से कि अगर हम लोग किसी हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो जो एयर डेंसिटी है उसके चलते जो टेम्परेचर में रिडक्शन होता है पर किलोमीटर पे वो होगा 6.5 डिग्री सेल्सियस. तो उसी के लिए ये एक्सपेरिमेंटल जो पैरामीटर है उसे यहाँ पे रिलेट किया गया. गिवन क्वेश्चन के अंदर जो चेंज इन एलिवेशन है दैट इज 270 मीटर. ठीक है. तो उसके चलते जो वैल्यू मिलेगी दैट इज 15 डिग्री सेल्सियस माइनस 0.0065 इंटू 270. ठीक है. 13.24 डिग्री सेल्सियस. So the standard atmospheric temperature, which is 15 degrees Celsius, is at mean sea level, is reduced up to 13.24 degrees Celsius at mean sea level at height of 270 meter. Now there is a one more concept. जब हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर के लिए तो सेम एल्टीट्यूड लेवल पे दो अलग अलग टेम्परेचर हो सकते हैं. कैसे? आप इसको इस तरह समझो कि एक बहुत बिगर अगर ग्राउंड है तो उस ग्राउंड के दो पोर्शन हम लोग कंसिडर करते हैं. एक हो गया वो एरिया जिसके अंदर ये कह सकते हैं कि डेजर्टेड एरिया, मतलब दूर दूर तक खाली है एकदम, इसमें पत्थर ऐसा ही रखा हुआ है या सैंडी एरिया है और कुछ नहीं है उसमें.
एक एरिया ऐसा है उसी ग्राउंड का जहां पर वहां पर हम लोगों को ग्रीनरी, वाटर बॉडी वगैरह सब कुछ है, राइट, ये सारी चीजें, लेक है वहां पर एक तरह से। तो दोनों जगह का जो एमएसएल से हाइट देखेंगे वो ऑलमोस्ट सेम हो गया है। कंपैरिजन तभी कर सकते हैं जब दोनों इक्वल पे है, तो दोनों तो हाइट सेम हो गया। लेकिन अब उसमें प्रॉब्लम आई है ये बात से कि जहां पर डेजर्टेड एरिया है वहां टेम्परेचर दिन में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अदर कंडीशन जहां पर की वाटर बॉडी और ट्री हम लोगों को मिला है। तो हम लोगों के पास में सेम यही कंडीशन तब जनरेट होती है एयरक्राफ्ट्स के लिए भी, मूवमेंट के लिए जो रनवे पर, अगर हमारे पास में एक ही सिटी के अंदर जहां पर एमएसएल ऑलमोस्ट सेम है लेकिन दो अलग अलग एरियाज की अगर हम बात करते हैं, तो जहां हमारे पास में डेजर्टेड एरिया है तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, और अगर कम जहां पर पानी, वाटर बॉडी वगैरह या फिर हम लोगों को ट्रीज वगैरह मिलेंगे तो वहां पे टेम्परेचर कम होगा। इस बात को अकाउंट करने के लिए एक टर्म डिफाइन हुआ, दैट टर्म इज कॉल्ड एज अ एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर। ठीक है, एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर। अब इसको कैलकुलेट करें, उसका फॉर्मूला है टी ए प्लस ब्रैकेट में टी एम माइनस टी ए डिवाइडेड बाई 3, राइट। तो ये फॉर्मूला है जिसे हम लोग अप्लाई करें, तो इसमें कैपिटल टी ए और कैपिटल टी एम है क्या। ठीक है, तो आप इस तरीके से समझना कि सबसे पहले तो लोकल बॉडी टेम्परेचर जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया का कंसीडर किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट किस तरह से करना है, तो पहले उसके पीछे का जो टेम्परेचर का लॉजिक है उसको समझना। हम लोग कहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, तो टेम्परेचर होने पर, जैसे कोई ग्राउंड सरफेस है, अगर सपोज वहां टेम्परेचर ज्यादा है, तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो जो एयर पार्टिकल्स थे उन सभी एयर पार्टिकल्स में मॉइस्चर होता है, तो मॉइस्चर के चलते वो एयर पार्टिकल्स जब उस सरफेस के नजदीक जब आने लगेंगे, तो मॉइस्चर में जब वो नजदीक में आएंगे तो जैसे उस सरफेस को टच करेंगे तो जो पार्टिकल्स के साथ में मॉइस्चर था वो इवेपोरेट हो जाएगा, क्योंकि वो तो गर्म हो चुके थे। अब अगर वो इवेपोरेट हो गया तो ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते उन पार्टिकल्स को होल्ड पे रखना अब हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। जब वो पॉसिबल नहीं है तो एयर डेंसिटी उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर कम हो जाएगी। जितने टाइम में एयर डेंसिटी वहां पे अगर कम हो चुकी है, तो अब कंडीशन ये है कि जब बर्ड्स वहां पे फ्लाई करने की कोशिश करेंगे, पुश करने के लिए, जब वो विंग्स को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करेंगे, पार्टिकल तो है ही नहीं, वहां से हट चुके हैं, तो ऐसे कंडीशन में होगा ये कि अब जब वो बर्ड अपने आप को लिफ्ट करने की जब कोशिश कर रहे हैं, पार्टिकल ही नहीं है, तो वहां से उनको लिफ्टिंग के लिए अब थ्रस्ट की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो वो विंग्स को पहले के कंपैरिजन में अब ज्यादा पुश करेंगे, तब वो उनका मूवमेंट या अपवर्ड डायरेक्शन में होना पॉसिबल हो पाएगा। सेम यही लॉजिक होता है एयरक्राफ्ट के लिए। टेम्परेचर बढ़ गया, एयर डेंसिटी है नहीं, तो पहले उसको लेट्स से द थ्रस्ट इज गोइंग टू बी अवेलेबल एट 200 किलोमीटर पर आवर। अगर उसकी स्पीड हम लोगों ने 200 किलोमीटर पर आवर दे दिया, लेकिन बस कंडीशन ये आएगी कि एयरक्राफ्ट के लिए अब वहां पर सफिशिएंट एयर डेंसिटी अगर नहीं अवेलेबल है, तो उस केस में अब उसको थ्रस्ट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि थ्रस्ट के लिए स्पीड और डेंसिटी दोनों चाहिए। डेंसिटी अगर कम हो गया तो उस केस में फिर रेमेडी क्या है, रेमेडी सिर्फ इतना सा कि स्पीड को अगर बढ़ा देंगे तो अब वापस से वहां पर थ्रस्ट मिल जाएगा, और अगर अगर स्पीड बढ़ाना है तो लेंथ ऑफ रनवे को भी बढ़ाना होगा। ये हमारे पास में बेसिक थीम है जो इसका यहाँ पर मिलता हुआ जाएगा। ठीक है, अब इसमें ये दो टेम्परेचर हो गए टी ए और टी एम, तो उनसे हम लोग किस तरह से रिलेट करेंगे, तो आप ऐसे समझना उसको कि हम लोग जैसे किसी एक पर्टिकुलर एरिया की अगर बात करते हैं, तो हम लोग 3 मंथ के टेम्परेचर हैं जिनको कंसिडर करते हैं। एक हो गया जनवरी, दिल्ली का ही समझते हैं, जनवरी, एक हो गया मार्च, और लास्ट में हो गया जून। तीनों मंथ के टेम्परेचर है, तीनों को ही हमने कलेक्ट किया। तो अगर हम लोग इस कंसेप्ट को समझते हैं तो इनमें इस तरह से समझना, हम लोगों को किस मंथ के पैरामीटर्स या टेम्परेचर पैरामीटर्स को कलेक्ट करना चाहिए जिसके बेसिस पर हम लोग वहां पर रनवे को डिजाइन करने में कैपेबल हो सकते हैं। तो अगर सपोज हम लोगों ने जनवरी को कंसिडर किया, मिनिमम टेम्परेचर है और मैक्सिमम एयर डेंसिटी है, तो लेंथ ऑफ रनवे की रिक्वायरमेंट कम होगी। अगर हम लोग मार्च को कंसीडर करेंगे तो इंटरमीडिएट मिलेगी, लेकिन जून के मंथ को अगर कंसीडर कर लिया टेम्परेचर पैरामीटर्स के लिए, तो लेंथ ऑफ रनवे की रिक्वायरमेंट मैक्सिमम है, और अगर मैक्सिमम के लिए सेटिस्फाई कर दोगे तो फिर पूरे साल के लिए हम लोगों को आसानी से लैंडिंग एंड टेक, वो पूरे साल के लिए जो हमारे पास में लेंथ ऑफ रनवे की जो रिक्वायरमेंट है टेक ऑफ के लिए, वो आसानी से यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो इन शॉर्ट हमारे पास में लेंथ ऑफ रनवे जो डिसाइड करने वाला मंथ हुआ वो था मैक्सिमम
टेम्परेचर वाला मंथ, जो कि हम लोगों ने जून रखा। अब ये जो जून मंथ है वो तो इक्वेटर के अबव कंट्रीज के लिए हुआ ना, इक्वेटर के बिलो वाले जो है उनमें थोड़ी वैलिड हुआ। तो जो टर्म इंट्रोड्यूस करना था वो ये था कि जो थ्रू आउट द वर्ल्ड एक्सेप्टेड हो, और वो टर्म इस तरीके से कि हम लोग अगर ये कहें कि हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, तो वो टर्म ऐसा है जो कि पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेड है। इसके लिए एक स्टेटमेंट इस तरह से बना, airport reference temperature is calculated or is defined only for the hottest month of the year. Reason for that, the minimum air density is going to be available and the length of runway requirement will be maximum. ठीक है, अब इसमें TA और TM दो हैं। ये TM को जब कैलकुलेट किया जाता है तो इसे बोलते हैं मंथली मीन ऑफ मैक्सिमम डेली टेम्परेचर, और ये हो गया एवरेज डेली टेम्परेचर। जो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा उन सबको जब एवरेज लेंगे तो TM मिलेगा, और ये जो हमारे पास में उस मैक्सिमम टेम्परेचर से कुछ टाइम बिलो, कुछ टाइम पहले और कुछ टाइम बाद के जो एवरेज वैल्यू है पर डे हम लोग कैलकुलेट करें, फिर लास्ट में जब उनको एवरेज वैल्यू लेंगे तो वो हो गया TA। ये वैल्यू ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में आपको पहले से दे रखा था, ART की वैल्यू 32.94 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब जो हमारे पास में टेम्परेचर का केस है वो इस तरीके से, अब आप इसको इस तरह से समझना कि हम लोग जो टेम्परेचर के लिए रिडक्शन वाला केस जो देखते हैं कि जिसमें एक्चुअली में लेंथ ऑफ रनवे को बढ़ाया जाता है, तो वो ये देखो मीन सी लेवल पे था 15 डिग्री सेल्सियस, जब हम लोग हायर एल्टीट्यूड पे पहुंचे तो 13.24 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, लोकल बॉडी कंडीशन के चलते 32.94 डिग्री सेल्सियस। तो एक्चुअली में जो टेम्परेचर का टेम्परेचर के इंक्रीमेंट होने के चलते जो एयर डेंसिटी का रिमूवल हुआ है या जो एयर पार्टिकल रिमूव हुए, वो डिफरेंस था ही किसका, हमारे पास में वो डिफरेंस था 32.94 डिग्री सेल्सियस एंड 13.249 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमारे पास में 15 डिग्री सेल्सियस तो था ही किधर, MSL पे, और हम लोग यहाँ के पार्टिकल्स की बात करें, इसलिए जो सब्ट्रैक्शन किया जाता है वो इन दोनों में 19.7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ये करेक्शन फॉर टेम्परेचर, इसके लिए गाइडलाइन है रनवे लेंथ शुड बी इंक्रीज्ड बाय 1% फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीमेंट ऑफ ART above standard atmospheric temperature at the same level. इंक्रीमेंट इज 19.7 डिग्री सेल्सियस। उसी के बेसिस पे हम लोग इसको कैलकुलेशन को प्रोसीड करेंगे। ठीक है, मैं एक बार यहां तक का टॉपिक डिस्कस कर देता हूं, फिर हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं, और वो इस तरह से देखो, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर at MSL is 15 degrees Celsius. By increasing altitude level, definitely there will be reduction in the temperature, and that temperature value is going to be reduced on the basis of a variable parameter. 6.5 degrees Celsius temperature is reduced in 1 kilometer height, या per kilometer height में reduction होता हुआ दिखा है. So the formula is to calculate the reduced value of the airport atmospheric temperature is 15 degrees Celsius minus 0.0065 into change in elevation above mean sea level. That is the actual temperature is going to be available as a 13.24 degrees Celsius as per the air density available. Now the condition is on a same level, it might be possible in a two different conditions, in two different local body conditions, we can get two different temperatures. So that's why there is a local body temperature term is introduced as a airport reference temperature, that is going to be calculated for the hottest month of the year. Reason for that, because in that condition or in that month only the maximum length of runway requirement will be generated. On the basis of January, March or June, we can say that the maximum length of runway will be obtained in the June month parameters. But for calculation purpose, we have to consider the hottest month, and that month is, that term is actually going to be valid throughout the world. Next is the temperature is going to be considered the difference of these two parameter. Reason for that, the air density should be available as per this temperature, but at the same time, if the temperature is going to be increased, now the number of particles are going to be reduced due to this much amount of the increment. So that's why for the calculation purpose we have considered the difference of these two parameters, that is 19.7 degrees Celsius. Now the theory is, the
ICO guideline says that the runway length should be increased by 1% for every 1 degree Celsius increment of ART above the standard atmospheric temperature. In that condition, we should also consider the one single point that is the runway length is going to be first considered. First consider the elevation correction, and then after we should apply the temperature correction. So whatever the value we are going to be obtained after calculating that value, we are going to apply the correction in that only. That's why this is the formula or the statement says in this manner. Correction for temperature. Standard atmospheric temperature at required is calculated as 15 degrees Celsius minus 0.0065 change in elevation above mean sea level. Local body temperature of a particular area is called as airport reference temperature. ART is defined only for hottest month of the year. Formula is where capital TM equal to monthly mean of maximum daily temperature TA equal to monthly mean of average daily temperature. ICAO recommends that basic runway length should basic runway length after corrected for elevation should be increased by 1% of every 1 degree Celsius rise of airport reference temperature
above the standard atmospheric temperature at that elevation. ठीक है, इसमें इस तरह से देखते हैं। करेक्शन फॉर टेम्परेचर, इसकी गाइडलाइंस। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर at required height is calculated as 15 degrees Celsius minus 0.0065 into change in elevation above MSL. Local body temperature of a particular area is called as airport reference temperature. ART is defined only for the hottest month of the year. ART formula: TM equal to monthly mean of maximum daily temperature, TA equal to monthly mean of average daily temperature. ICAO recommends that basic runway length after corrected for elevation should be increased by 1% for every 1 degree Celsius rise of ART above the standard atmospheric temperature at that elevation. Correction for temperature 1% for 1 degree Celsius अप्लाई किया, आंसर 339.24 मीटर। करेक्टेड रनवे लेंथ हुआ 2061.3 मीटर। यहाँ पर इसमें एक चेक लगता है। चेक इस तरीके से कि हम लोग इस बात को देखते हैं कि रनवे लेंथ जो भी हम लोगों ने ऑब्टेन किया है वो हमारे लिए इकोनॉमिकल है या अनइकोनॉमिकल है। तो उसके लिए वो चेक इस तरीके से ठीक है, ये परसेंटेज जो ओरिजिनल वैल्यू है उसके साथ इसको चेक किया जाता है, तो वो वैल्यू यहाँ पे मिला है 27.2%। यहाँ पे जो गाइडलाइंस है वो गाइडलाइंस यहाँ पे दी गई है कि दैट वैल्यू शुड बी लेस देन 35%। अब आप इस लाइन को इस तरह से समझना कि सपोज एयर का आईसीओ के जो गाइडलाइंस है उनके मुताबिक ये वैल्यू 35% से ज़्यादा आ जाए, 40%, या फिर ये कहो कि 2061 की जगह यहाँ पे 4000 मीटर आ जाए। ठीक है, तो ऑफकोर्स वो वैल्यू परसेंटेज में 35% से ज़्यादा होगा। अब इसके 35% से ज़्यादा होने का लॉजिक क्या है या फिर किस तरह से इसको हम लोग समझ सकते हैं हमारे लिए, तो इस तरह समझना कि अभी तक के जितने भी जो एयरपोर्ट्स बने हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो सिर्फ और सिर्फ आईसीओ की गाइडलाइन के बेसिस पे। अगर आईसीओ की गाइडलाइन ये कहती है कि हमारे पास में एयरक्राफ्ट्स के मूवमेंट के लिए कोई भी वैल्यू 35%, उनको जितना भी मिला है वो डिविएशन मैक्सिमम से मैक्सिमम आज तक से 35% हुआ है, तो किसी पर्टिकुलर एयरपोर्ट पे ऐसा भी रहा होगा कि शायद 35% से ज़्यादा है। अगर 35% से ज़्यादा है तो उसके दो ही केस है, या तो हमने कैलकुलेशन में एरर किया है, मतलब जो जितने भी पैरामीटर्स जो कलेक्ट किए थे उनमें कोई एरर हो गया होगा, या फिर वो साइट अपने आप में एक्सेप्शनल है। ठीक है, तो हम लोग जब इनके पैरामीटर्स कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद में जब वेरिएशन हर साल जब परसेंटेज उसको देखा 5 ईयर्स में, तो उसमें पर ईयर जो उसमें वेरिएशंस को चेक किया गया, अगर वो 35% से लेसर है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर वही परसेंटेज 35% से ज्यादा आएगा तो उसी में ये डाउट हो जाएगा कि शायद यहाँ पर हमारे इक्विपमेंट्स में कोई गलती है। ठीक है, तो इक्विपमेंट्स, न्यू सेट्स ऑफ इक्विपमेंट लेके आएंगे, उनसे दोबारा से एक्सपेरिमेंट करेंगे, नेक्स्ट ईयर भी कैलकुलेशन हो, और नेक्स्ट ईयर भी अगर वो सेम आ गया तो दैट साइट विल बी डिक्लेयर्ड एज अ एक्सेप्शनल साइड। लेकिन अगर वो हमारे पास परसेंटेज कम आता है 35% से, तो उसमें ये पता किया जाएगा कि प्रीवियसली इक्विपमेंट्स में क्या एरर था। तो बेसिकली हमारे पास में ये चेक सिर्फ इसलिए लगाते हैं कि लेट से ये वैल्यू हमको मिला 4000। ठीक है, 4000 मीटर प्रोवाइड करने में इशू नहीं है, इशू ये है एयरक्राफ्ट जब टेक ऑफ के लिए जाएगा तो उसको एक्चुअली में जरूरत है 2061 की, और हमने प्रोवाइड कर रखा है 4000 का, तो उसको हमने 1939 मीटर एक्स्ट्रा दे रखा है, तो वो हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिकल बनाने के लिए ही हम लोग इस चेक को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये 35% का चेक। इसके बाद में एक और करेक्शन है, पहले इसका स्टेटमेंट। इफ द टोटल करेक्शन
elevation and temperature is less than equal to 35% of basic runway length, no changes should be applied for wind parameters and temperature parameters. ठीक है, if the total correction for elevation and temperature is less than equal to 35% of basic runway length, no changes should be applied for wind parameters and temperature parameters. That means that value will be accepted and we can actually provide that value for construction of the runway. But if the value is going to exceed that 35%, then the runway length, that in that condition the scientific analysis must be performed at site condition. For objective questions we need not to worry about that statement. हमारे लिए वहां पर वो चेक वैलिड ही होगा, बाय डिफॉल्ट वो वैलिड होगा. लेकिन कन्वेंशनल क्वेश्चंस जब आते हैं तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना था. हालांकि अभी तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है जिसके अंदर ये चेक हमको वैलिड होता हुआ ना दिखाई दिया जाए. ठीक है. नेक्स्ट इज, यहां तक के बाद में एक गाइडलाइन और है और वो इस तरीके से कि हमारे पास में फर्स्ट करेक्शन फॉर एलिवेशन, करेक्शन फॉर टेम्परेचर, इसके बाद है करेक्शन फॉर ग्रेडियंट. तो इस तरह सोचो कि एक लेवल सरफेस है, हम लोगों ने 2061.3 हम लोगों ने रनवे लेंथ दे रखा है और उसके बाद में एयरक्राफ्ट सफिशिएंट अपनी स्पीड पे टेक ऑफ करने में कैपेबल हो गया. लेकिन इंस्टेड ऑफ लेवल सरफेस अगर हमने एक अंडुलेटिंग एक हम लोगों ने इस तरह से ग्रेडियंट सरफेस दे दिया है, तो एयरक्राफ्ट जब इस तरह से मूवमेंट करता हुआ जाएगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो जाएगा, दैट इज mj sin थीटा. और उस mj sin थीटा के चलते अब जो स्पीड हमें मिलने वाली है लेवल सरफेस के कंपैरिजन में, यहां पर जाने पर अब डेफिनेटली वो स्पीड हमको कम मिलेगी और स्पीड हमें सफिशिएंट चाहिए जिसके बेसिस पर टेक ऑफ होता हुआ दिखाई देता है. तो इससे अब हमारे पास में एक ही तरीका हो गया कि जितनी भी यहाँ पर जो रनवे लेंथ हमें मिला है, अगर उससे हम थोड़ा और आगे यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे तो शायद हम लोगों को वापस से सफिशिएंट स्पीड मिल जाएगी. इसी के बेसिस पर एक ग्रेडियंट करेक्शन भी यहाँ पर अप्लाई किया जाता है. करेक्शन फॉर ग्रेडियंट, क्वेश्चन में ही ये पैरामीटर आपको गिवन है. इफेक्टिव ग्रेडियंट इज गिवन एज 0.2%. यहाँ पर FAA की गाइडलाइंस है और वो इस तरह से कहती है कि रनवे लेंथ शुड बी इंक्रीज्ड बाय 20% फॉर एवरी 1% of effective gradient. Question says that value effective gradient is 0.2%. ठीक है. करेक्शन फॉर ग्रेडियंट, after corrected runway length for elevation and temperature, runway length should be increased by 20% for every 1%
of effective gradient. Correction for gradient. After corrected runway length for elevation and temperature, both the corrections are already implemented. Runway length should be increased. Runway length should be increased by 20% for every 1% of effective gradient. ठीक है, तो अब इसको किस तरह से इंप्लीमेंट होगा, तो उसमें यहां तक का टॉपिक मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं. Whenever we are going to calculate the length of runway after applying correction for the temperature, that runway length must be checked to make designs economical. We can say that, let's say the actual runway length is obtained as a 2061, then that value is lesser than the 35%. 35% is actually is nothing but just an experience of the ICAO guidelines. They have constructed all the airports till dated, so that's why they can say that ki for a particular site, if there is a construction, then the maximum modification or the maximum increment should always be less than 35%. And if it is going to be exceeded, then it might be possible. There may be there may be two possibilities. First one, there will be there will be some errors in calculation, or there might be possible the site is an exceptional site. So that's why what the guideline says that after 1 year we should again perform the scientific analysis, and after collecting all the parameters we should again go for the check purpose. And if that value is coming as same as the previous one, then we can say that the site is an exceptional site. And if it is coming lesser than the previous one, then we can say that definitely that value is obtained on the basis of the wrong equipment. So we can provide the modification of the equipments. Or the reason by providing this check is that, let's say instead of 2061 we are going to obtain as a 4000 meter. It is not the problem that we cannot provide this 4000 meter. Reason is that whenever the aircraft is going for the takeoff operation, the only 2061.3 meter length of the runway is going to be obtained or is going to be utilized by the aircraft for the takeoff operation. Rest of the 1939 meter will not be utilized by the aircraft. So that's why that particular length of the runway is going to be the waste. That's why the guideline says that whenever we want to provide the runway length modification or the corrections, we have to apply and check, and that check should always be less than equal to 35%. In case of the conventional questions, we should consider this check. Otherwise, for the objective purpose, we should not consider. Reason for that, because by default this check will be valid. Next is correction for the gradient. Correction for the gradient is generated whenever a body is placed in a positive gradient. So there will be a force in a backward direction, and that force is mg sine theta. Due to that force, there will be some reduction in the speed. So whenever we want to move in a forward direction, definitely we want to move in a forward direction. So at that time, the speed of the aircraft is going to be reduced. So just to obtain the sufficient speed for the takeoff operation, it is necessary for us to provide the sufficient amount of the length of runway extra. Then only it is possible for the aircraft to get the sufficient thrust for the takeoff operation. So that FAA guideline says the length of runway should be increased by 20% for every 1% effective gradient. In question, it is given as a 0.2%. So by multiplying that value, the corrected runway length will be as a 2143.75 meter.
The length of runway under standard conditions is 1620 meter. Airport site has an effective elevation of 270 meter. Full stop. Airport reference temperature is 32.94 degrees Celsius. Full stop. If the runway is to be constructed with an effective gradient of 0.2%, determine the corrected runway length. Question is, the length of runway under standard condition is 1620 meter. Airport site has an effective elevation of 270 meter. Airport reference temperature is 32.94 degrees Celsius. If the runway is to be constructed with an effective gradient of 0.2%, determine the corrected runway length. This is the question for the solution. I'm going to relate each and every point again so that we can understand how these guidelines of ICAO is actually going to be applied. These are the parameters. First of all, we have to go through with the correction for the elevation, that is 7% per 300 meter. This runway length should be increased, corrected for the corrected runway length. Then after we have to apply correction for the standard atmospheric temperature, 15 degrees Celsius minus 0.0065 into 270 meter. After that, the airport reference temperature, it is already mentioned in the question as a 32.94 degrees Celsius. Delta T degrees Celsius, or the temperature variation, is the difference of these two parameters. Correction for temperature is 1% for 1 degree Celsius. After applying that value, 339.24 meter. Corrected runway length, there is a check to make designs economical of 35%. Correction for gradient, that is based on the mg sin theta concept, 20% for every 1%. So these are the parameters, and the final corrected runway length is 2143.75 meter. Question.
determine the actual runway length for the given parameters first. Basic runway length 1800 meter, elevation of airport side is 600 meter, capital TA 15 degrees Celsius, capital TM 21.6 degrees Celsius, effective gradient 0.6%. These are the parameters are given in the question. Basic runway length is mentioned as a 1800 meter, elevation of airport side is 600 meter, capital T is mentioned as a 15 degrees Celsius, Tm is mentioned as 21.6 degrees Celsius, and the last parameters effective gradient. Now the question is asked to calculate the value of corrected runway length. So we have to apply all the checks basically. First solution. First correction for elevation. That value is 252 meter. So the corrected runway length 2052 meter. Next is change in standard atmospheric temperature. Standard temperature is 15 degrees Celsius minus 0.0065 into 600, 11.1 degrees Celsius. Airport reference temperature is mentioned as a TA plus Tm minus TA divided by 3. (17.2 degrees Celsius). Difference of these two temperature parameters 6.1 degrees Celsius. Correction for temperature 1% for 1 degree Celsius. The difference is 6.1 degrees Celsius, and the corrected runway length check to make designs economical.
which is less than 35%. Next is correction for gradient. Runway length should be increased by 20%. For every 1% of effective gradient. Question says that value is given as a 0.6%. Connected runway length. First of all, the correction for elevation is applied. The value is calculated as a 52 meter. Then after we have applied the correction in atmospheric temperature, value comes out as a 11.1 degrees Celsius. Then after we will calculate the value of airport reference temperature. By applying that formula, answer is 17.2 degrees Celsius. The difference of these two temperature parameters will be used to calculate the value of correction for temperature. 1% for every 1 degree Celsius value. Corrected runway length after temperature is 2177.17 meter. We have applied check of 35%. 20.95% is the value, and that value is less than 35%. Hence the designs will be economical, and that value is accepted. Next is correction for gradient. 20% for every 1% effective gradient. That value is 261.26. The final answer is 2438.43 meter. इसमें फिर अभी तक देखिए हमारे पास में दो कंसेप्ट मतलब ये रहा कि जब हम लोग लेंथ ऑफ रनवे की बात कर रहे हैं तो हम लोगों ने दो ऑपरेशन है जो एयरक्राफ्ट परफॉर्म करता हो जाएगा। एक होगा लैंडिंग ऑपरेशन और दूसरा होगा टेक ऑफ ऑपरेशन। अभी तक के जितने भी जो करेक्शंस हमने अप्लाई किए वो सारे करेक्शंस थे ही किसके लिए? सिर्फ टेक ऑफ के लिए। हम लोगों ने चाहे एलिवेशन करेक्शंस की बात करें या फिर हमारे पास में टेम्परेचर हो और लास्ट में हो गया ग्रेडियंट करेक्शन, तीनों ही करेक्शन हम लोगों ने सिर्फ पढ़े थे टेक ऑफ के लिए। जब हम लोग लैंडिंग की बात करते हैं तो लैंडिंग के अंदर अब इन करेक्शंस का क्या इफेक्ट है या कौन से इनमें वैलिड होंगे तो उन्हें चेक करते हैं। सबसे पहला करेक्शन है, हम लोग रिवर्स में चलते हैं, सबसे पहले ग्रेडियंट की बात करते हैं। ग्रेडियंट जो इसमें गिवन है दैट इज पॉजिटिव ग्रेडियंट। एयरक्राफ्ट के लिए ये वाला ही मूवमेंट था। तो अगर सपोज अगर कोई पॉजिटिव ग्रेडियंट अवेलेबल है, ठीक है, अगर कोई पॉजिटिव ग्रेडियंट अवेलेबल है और उस केस में एयरक्राफ्ट का अगर मूवमेंट होगा तो एयरक्राफ्ट जब मूवमेंट करता हुआ जा रहा है तो वहां पे बस ये कंडीशन होगी कि जितना पॉजिटिव ग्रेडियंट है तो लेंथ ऑफ रनवे की जो रिक्वायरमेंट है वो उस केस के अंदर कम हो जाएगी। भाई विंड फोर्सेस यहाँ थे, पॉजिटिव ग्रेडियंट ऐसे है, मतलब इस तरह का स्लोप है, वहां पे सरफेस ऐसे मिला हुआ है, तो एयरक्राफ्ट जब इस तरह से मूवमेंट करता हुआ जाएगा तो बैक डायरेक्शन का जो फोर्स है एमजी साइन थीटा वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, तो उसके चलते लेंथ ऑफ रनवे की रिक्वायरमेंट कम हो गई। हेंस दिस करेक्शन फॉर ग्रेडियंट इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ द लैंडिंग। ठीक है, अब हम लोग टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर के केस में भी यही एक लॉजिक है कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा एयर डेंसिटी कम होगी, एयर डेंसिटी कम होगी तो उसके चलते ड्रैग फोर्सेस कम होंगे, ड्रैग फोर्सेस अगर कम हो गए तो उस केस के अंदर एयरक्राफ्ट्स के ऊपर जो कंट्रोल करने की जो हमें रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट अब हमें इतनी ज्यादा नहीं होगी, हम लोग उसको लेसर ड्यूरेशन के अंदर भी ब्रेक करने में कैपेबल हो सकते हैं। तो एक बात सोचो कि पूरा का पूरा टेम्परेचर का जो क्लॉज है वो सिर्फ एयर डेंसिटी के ऊपर बेस्ड है। जब एयर डेंसिटी अगर बढ़ चुकी हो, एयर डेंसिटी कम हो चुकी होगी टेम्परेचर के बढ़ने के चलते, तो उस केस के अंदर एयरक्राफ्ट लेसर डिस्टेंस के अंदर ही स्टॉप में आने में कैपेबल हो जाएगा। तो इन शॉर्ट हमारे पास क्योंकि ड्रैग फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कम होगा, तो जहां हमारे पास में
लैंडिंग की बात करते हैं तो उसमें टेम्परेचर का इफेक्ट भी कंसिडर नहीं होता है। फिर रह गया हमारे पास में एक एलिवेशन करेक्शन। एलिवेशन करेक्शन को कंसिडर किया जाता है, उसके पीछे का लॉजिक सिर्फ इतना सा, क्योंकि एलिवेशन करेक्शन बेस्ड है ऑक्सीजन डेंसिटी पर। जब ब्रेकिंग इफेक्ट किसी बॉडी के अंदर जब हम जनरेट करने की कोशिश करते हैं तो उस केस में भी एयरक्राफ्ट्स को ट्रेवल करने के लिए या एयरक्राफ्ट्स का जब मूवमेंट होना होता है तो वहां कंट्रोल हमें ज्यादा चाहिए होता है, और जितना ज्यादा कंट्रोल करना है, ब्रेकिंग इफेक्ट हमें जनरेट करना है, उतना ही एफिशिएंट कंबशन होना चाहिए, एनर्जी उसमें से जनरेट होना चाहिए। और जहां एनर्जी की बात आ जाती है, कंबशन प्रोसेस की बात आती है, तो उस केस में ऑक्सीजन डेंसिटी की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो इन शॉर्ट जब हम लोग लैंडिंग की बात करते हैं तो उस केस में अगेन सिर्फ और सिर्फ एक एलिवेशन करेक्शन है जो हमारे पास में रह जाता है। तो अब हमारे पास में ये 3 स्टेटमेंट है और वो इस तरीके से, एक हो गया इन केस ऑफ लैंडिंग ओनली एलिवेशन करेक्शन इज नेसेसरी, इन केस ऑफ टेक ऑफ लैंडिंग, इन केस ऑफ टेक ऑफ एलिवेशन, टेम्परेचर एंड ग्रेडियंट, ऑल द 3 करेक्शंस आर नेसेसरी। बट जब हम लोग रनवे लेंथ देंगे तो दो अलग अलग पैरामीटर जब हमारे पास में है तो दोनों में से हम लोग हमेशा जो मैक्सिमम पैरामीटर होगा उसी को कंसीडर करेंगे, जिसके बेसिस पे कैलकुलेशन को प्रोसीड किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में लॉजिक है। तो अब इन दोनों में से हम लोग जो मैक्सिमम होगा उसी को रनवे लेंथ के लिए अडॉप्ट करते चलते हैं। मैक्सिमम केसेस के अंदर जो इसका आंसर रह जाता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए ये लैंडिंग वाला जो टेक ऑफ वाला केस है वही रहता है। बहुत रेयर केस होगा जिसके अंदर लैंडिंग वाला केस हमें प्रॉब्लमेटिक जोन में लेके जाता है। अदरवाइज हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ ये टेक ऑफ होता है, वही हम लोगों को केस के लिए या फिर जो क्वेश्चंस के लिए रहता है वही उसमें कंट्रोल करता हुआ जाता है। ठीक है। फॉर टेक ऑफ, एलिवेशन, टेम्परेचर एंड ग्रेडियंट करेक्शंस आर नेसेसरी। फॉर लैंडिंग only elevation, correction is necessary। ठीक है, यही दो पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किए। in case of again I am going to summarize that two statements. First, in case of landing, if you are going from reverse, gradient, temperature and elevation, so whenever there is a positive gradient, that positive gradient is going to generate as a mg sin theta force whenever the aircraft is going for the landing operations, and in that condition the runway length requirement is actually going to be reduced. So that's why the length of runway will be less for landing purposes for positive gradient cases. Second condition is whenever there is a temperature increment in a one particular area, the air density in that area is going to be reduced, and due to which there will be less amount of the drag forces is going to be generated for the aircraft whenever it is going for the landing operation. And if the aircraft is going to be subjected for the lesser amount of the drag forces, then it is not necessary to provide the longer length of the runway, because we have increased the length of runway so that the body should be in a comfortable zone at the time of the landing process. But at the time, if the at the time of the landing, if the air density reduces, then with the lesser amount of the efforts, we can actually stop the aircrafts in a lesser distance. So hence, this temperature effect is also not considered for the landing purposes. And the last one is the elevation. Elevation correction is based on the oxygen density. Total concept of this elevation correction is again going to be considered at the time of the landing also. Reason for that, because whenever we want to apply the brakes for a particular body, the efficient energy requirement will be there, and if that energy is requirement is there,
that energy is going to be generated after the proper fuel combustion, and proper fuel combustion is going to be available only if the oxygen is sufficiently available. So hence we can say that in case of the landing also at higher altitude, if the sufficient oxygen is not available, then it might be possible the length of runway requirement will be more. Hence we can say that in case of landing, only one correction is necessary, and that correction is the elevation correction. And for the takeoff, all the three corrections, that is elevation, temperature and gradient, all these three corrections are necessary. And whenever we want to provide the length of runway, definitely that value will be maximum of these two values, right? So to understand this concept, we are going to solve one more question. Runway length required for landing at sea level in standard atmospheric condition is 2100 meter, and for takeoff is 2500 meter. Airport site has an elevation of 200 meter, and airport reference temperature is 24 degrees Celsius. Temperature in standard atmosphere for 200 meter is 15 degrees Celsius, and runway slope is 0.5%. Determine the length of runway after applying necessary corrections. Question says runway length required for landing at sea level in standard atmospheric condition is 2100 meter, and for takeoff it is 2500 meter. Airport site has an effective elevation of 200 meter. Airport reference temperature is mentioned as a 24 degrees Celsius. Temperature in standard atmosphere for 200 meter is 15 degrees Celsius, and runway slope is 0.5%. Determine the length of runway after applying necessary corrections. Solution. First is
correction in elevation for landing, 700 per 300 meter. Corrected runway length, for takeoff, correction in elevation, for takeoff, corrected runway length, airport reference temperature is mentioned as a 24 degrees Celsius. Standard temperature is mentioned as a 15 degree Celsius. So the delta T degree Celsius, 9 degrees Celsius, and correction for temperature, corrected runway length, check, percent which is less than 35%. Correction for gradient, 20%. For every 1% of effective gradient, the question says that value is 0.5%. Corrected runway length, question, runway length requirement for landing is mentioned as a 2100 meter. For takeoff, it is 2500 meter. Airport site has an effective elevation of 200 meter. Airport reference temperature is mentioned as a 24 degrees Celsius. Temperature in standard atmospheric in atmosphere for 200 meter is 15 degrees Celsius. Now, what is the significance of this statement? That statement says कि at 200 meter the standard atmospheric temperature must be lesser than this 15 degrees Celsius, but it has been already calculated that value is
remains same, that is that value is 15 degrees Celsius. We need not to apply any type of the reduction, that is 15 degrees Celsius minus 0.0065 into 200. We need not to apply that value, they have already accounted, and according to that, that value is 15 degrees Celsius. That's why at the time of the calculation for the standard atmospheric temperature, we have written that value as a 15 degree Celsius, and the runway slope is given as a 0.5%. Now the question is, we have to apply two checks, first one for the landing and second one for the takeoff. For the landing only there is one check, that is correction for elevation. Corrected value is 2198 meter, and after that we have applied check for the correction for elevation. That value is 2616.67 meter. Then after airport reference temperature is already mentioned. Standard atmospheric temperature is 15 degrees Celsius, which we have considered as it is. Reason for that, because that value is already calculated and that value is mentioned in the question. So we have considered, and after that applying delta T degrees Celsius is 9 degrees Celsius. Then after correction for temperature, if we calculate, that value is 2852.17 meter, and the percentage for that to apply the check for the economical criteria, that value is 14.09%, and which is less than equal to 35%. Then after the correction for gradient is runway length should be increased by 20% for every 1% effective gradient. That value, if you apply the corrected runway length of after this gradient, that is 3137.39. So the corrected runway length will be the maximum of these two values. First one is the 2198 and the second one is 3137. So the final answer will be the maximum of these two, and that is 3137.39. In a maximum cases, the answer is actually going to be controlled by the takeoff cases only. But in some cases, it might be possible, as per the question guidelines, we can say that the answer may be controlled. We can see that question can be controlled by the landing. इसको अब एक केस और था कि हम लोगों ने क्वेश्चन में अभी तक जो डिस्कस किया था, मैंने सिर्फ आपके साथ में पॉजिटिव ग्रेडियंट को ही डिस्कस किया था, नेगेटिव ग्रेडियंट नहीं था हमारे पास में. तो आप इस तरह से सोचना, इफ देयर इज अ नेगेटिव ग्रेडियंट, मतलब विंड फोर्सेस ऐसा है और नेगेटिव ग्रेडियंट है, तो उस केस में क्या होगा कि जब रनवे लेंथ को होगा तो चेक कैसे करेंगे. इसमें एक थंब रूल चलता है, और थंब रूल ये है, 60% ऑफ द रनवे लेंथ इज एक्चुअली गोइंग टू बी यूटिलाइज्ड फॉर द लैंडिंग ऑपरेशन, रिमेनिंग 40% इज नेवर गोइंग टू बी यूटिलाइज्ड. तो अब होगा क्या कि जब हम लोग नेगेटिव ग्रेडियंट इस तरह से मिला हुआ है और एयरक्राफ्ट जब लैंडिंग ऑपरेशन के लिए जाएगा, तो डेफिनेटली उस केस के अंदर रनवे लेंथ की रिक्वायरमेंट जो होगी लैंडिंग में वो 60% से ज्यादा होगी. 70 हो सकता है, 80 हो सकता है, 90 होगा, लेकिन कभी भी वो पूरा 100% को यूटिलाइज नहीं करता. दैट्स व्हाई दैट लैंडिंग क्राइटेरिया इज नॉट कंसिडर फॉर द नेगेटिव ग्रेडियंट आल्सो. अब जब हमारे पास में पॉजिटिव नेगेटिव ग्रेडियंट है और उसी केस में जब टेक ऑफ होने लगेगा, तो टेक ऑफ होते वक्त भी हम लोगों को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस केस के अंदर वहां जो mg sin theta जनरेट होगा, दैट इज एक्चुअली गोइंग टू जनरेट द मोमेंटम फॉर द एयरक्राफ्ट मूवमेंट, एंड दैट इज गोइंग टू बी एन एडिशनल एडवांटेज. तो वी कैन से दैट कि आउट ऑफ दीज टू, नेगेटिव एंड पॉजिटिव ग्रेडियंट, in case of the positive gradient, the only problematic situation is generated for the takeoff operations. और जब हम लोग बात करते हैं नेगेटिव ग्रेडियंट में, तो लैंडिंग के लिए हमारे पास में प्रॉब्लम क्रिएट होता दिखा है. बट इन केस ऑफ नेगेटिव ग्रेडियंट, द टोटल प्रॉब्लमेटिक जोन इज सॉल्व्ड, या यूं कहो कि उसको जो बैलेंस कर जाता है, तो रिमेनिंग 40% का जो लॉजिक है वो वहां पे बैलेंस करता हो जाता है. इसमें एक लॉजिक ये भी रहता है, इफेक्टिव ग्रेडियंट वर्ड को हमने बार बार यूज किया है, तो इफेक्टिव ग्रेडियंट एक्चुअली में डिफाइन कैसे होता है. इफेक्टिव ग्रेडियंट को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, जैसे टोटल लेंथ ऑफ रनवे है, तो उसमें कुछ सरफेसेस डाउनवर्ड होंगी, फिर अपवर्ड है, फिर डाउनवर्ड, इस तरह से जाते हुए गए. तो जो इफेक्टिव ग्रेडियंट डिफाइन किया गया है वो इस तरीके से कि टॉप मोस्ट पॉइंट टू बॉटम मोस्ट पॉइंट, इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ रनवे. सो द फॉर्मूला इज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव ग्रेडियंट इक्वल टू मैक्सिमम और हाईएस्ट पॉइंट माइनस लोएस्ट पॉइंट डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ रनवे. उसी के बेसिस पे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, राइट.